नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में आज जुटेंगे वीवीआईपी। साध्वी ऋतंभरा के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। वात्सल्य गंगा आश्रम में होगा लोकार्पण। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे शामिल। आपदा प्रबंधन को लेकर कार्यशाला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। दिन भर एक्सपर्ट देंगे आपदा से निपटने की राय। रामनगर में स्लॉटर हाउस विवाद में पकड़ा तूल। पालिका चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम और सभासदों के बीच टकराव की स्थिति। अध्यक्ष पर लगाए गए गंभीर आरोप। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्लॉटर हाउस विवाद में पकड़ा तूल। पालिका चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम और सभासदों के बीच टकराव की स्थिति। अध्यक्ष पर लगाए गए गंभीर आरोप। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आज बदला मौसम। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी। कुछ इलाकों में चलेंगी तेज हवाएं। और अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार में आज साध्वी ऋतंभरा के कार्यक्रम में जुटेगा वीवीआईपी। कनखल में सुरक्षा चाक चौबंद है। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे वात्सल्य गंगा आश्रय का लोकार्पण कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, देश भर के संत महात्मा शामिल होंगे। हरिद्वार प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर। कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए ट्रैफिक प्लान में बदलाव हुआ है। कनखल क्षेत्र में वाहनों के रूट को डायवर्ट किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हर की पेड़ी पहुंचकर करेंगी पूजा अर्चना। फिर लंच के लिए हरिद्वार आश्रम जाएंगी। साध्वी ऋतंभरा के आश्रम में भव्य आयोजन की तैयारी पूरी हो गई है। संत समाज में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। हरिद्वार में वीवीआईपी मूवमेंट के बीच सुरक्षा एजेंसियों के लिए अग्नि परीक्षा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के कोर्ट से आए फैसले के बाद जगह जगह से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अंकिता हत्याकांड में तीनों आरोपियों को उम्र कैद और अर्थदंड लगाए जाने को न्यायिक फैसला बताते हुए कहा है कि यह अभी ईश्वरीय फैसला बाकी है, क्योंकि आज तक उसे वीवीआईपी का पता नहीं चल सका, जिसके लिए पूरी साजिश रची गई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि सरकार वीआईपी पर आज भी मौन है और आगामी 2027 के चुनाव में कांग्रेस इसे प्रमुख मुद्दा बनाएगी और कांग्रेस की सरकार आई तो इस मामले में साक्ष्य मिटाने वाले, बुलडोजर चलाने वाले उन सभी पर कार्रवाई होगी और अंकिता भंडारी हत्याकांड पर फिर से एसआईटी जांच करवाई जाएगी। 3 दोषियों को उम्र कैद और आर्थिक दंड मिलना ताकि उस पैसे से अंकिता के माता पिता का भरण पोषण हो सके। ये न्याय ने व्यवस्था की है, मगर हम ईश्वरीय न्याय की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सारा उत्तराखंड उस वीआईपी को न्याय के दरवाजे पर लाना चाहता है, कोर्ट की चौखट पर लाना चाहता है, जिसके लिए सारे उत्तराखंड में आवाज़ मिली थी कि वो वीआईपी कौन जिस पर सत्ता है मौन। और अंकिता के माता पिता ने भी उस वीआईपी का कुछ उल्लेख किया है। जिस शैतान की हवस बुझाने के लिए अंकिता के इनकार के बाद उसके प्राण लिए गए, तो उसको हम ईश्वरीय न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो व्यक्ति भी दंडित हो। और 2017 में कांग्रेस महिला सम्मान के मामले को प्रमुखता से उठाएगी और जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, 9
हिमालयी राज्यों में हम सबसे आगे खड़े हैं महिला अत्याचार के मामले में, वो चिंताजनक है। तो हमारा फैसला है कि कांग्रेस 2027 में इसको एक प्रमुख मुद्दा बनाएगी। वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहेरा ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और निश्चित रूप से अंकिता को आंशिक न्याय दिलाता है। करण माहेरा ने यह भी स्पष्ट किया कि अब भी कई गंभीर सवाल अनुत्तर हैं जिसका उत्तर धामी सरकार को देना होगा। उन्होंने कहा कि न्यायालय के दोषियों को सजा दी है, लेकिन यह पूर्ण न्याय नहीं। आज भी स्पष्ट नहीं है कि किन वीआईपी व्यक्तियों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रयास किए। जांच के दौरान साक्ष्य नष्ट किए जाने की मंशा से वनतारा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने का आदेश किसके निर्देश पर दिया गया? प्रारंभिक जांच में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बरती गई लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? और रिजॉर्ट में आग लगाकर सबूत नष्ट किए जाने पर अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई है? जिसने पूरे सबूत मिटाने का काम किया, डोजर चलवाया, आग लगवाई, और आग एक बार नहीं 17 दिन के बाद दोबारा आग लगी है, तो हम अंकिता के न्याय को आज अधूरा न्याय मानते हैं। प्रकृति को अपना न्याय करना होगा। वो वीआईपी जिसके लिए अंकिता की ये दशा की गई, उसका नाम सबके सामने आना बहुत आवश्यक है। केवल उत्तराखंड नहीं, आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि अंकिता को की जो हत्या हुई है उसका जो मुख्य कारण जो वीआईपी था उसका नाम सार्वजनिक होना चाहिए। और ये लड़ाई जारी रहेगी। हम मां प्रकृति से और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो वीआईपी जल्दी से जल्दी एक्सपोज हो और उसका नाम लोगों तक पहुंचे। मसूरी में भारत की महान शासक और जनसेविका राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर मसूरी के तिलक लाइब्रेरी सभागार में भाजपा मंडल मसूरी के द्वारा विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में प्रसिद्ध इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में अहिल्याबाई के जीवन, शासन प्रणाली, समाज सुधार कार्य और उनके ऐतिहासिक योगदान पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन और अहिल्याबाई के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। वक्ताओं ने उन्हें धर्म, न्याय और सेवा की प्रतिमूर्ति बताते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गोपाल भारद्वाज ने अपने संबोधन में कहा, अहिल्याबाई होलकर न केवल एक कुशल प्रशासक थी, बल्कि उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को भी संरक्षित किया। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ, कई अन्य ऐतिहासिक मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। महाराजा जसवंतराव होलकर और तुकोजी राव होलकर और उनकी महारानियाँ और उनके एडीसी प्रधानमंत्री सब मसूरी आए और हमारे मेरे फादर जो ज्योतिषी थे उनसे उन्होंने अपनी जन्म कुंडली बनाई, अपना भविष्य देखा। मेरे फादर फेस रीडिंग किया करते थे और फेस रीडिंग में उन्होंने जो देखा उनके बारे में बताया। कई भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सही हुई। इवन मेरे फादर ने तो क्वीन एलिजाबेथ की भी जन्मपत्री बनाई थी और उन्होंने अभी 2-3 साल पहले उनको धन्यवाद मेरे को धन्यवाद लेटर भी भेजा था विंसर कासल से उनकी मृत्यु से पहले। तो मसूरी का मैंने यही कहा कि अहिल्याबाई से उनका संबंध ये है कि मैंने आज भी उनके जो इनके जसवंत राव होलकर और तुकोजी राव होलकर और जो उनकी और महारानियाँ थी, उनकी राजकुमारी थी, सबकी जन्मपत्री संभाल के रखी है। और मैं चाहता हूँ कि इसको भी जैसे मसूरी के लिए एक पहले प्रस्तावित था कि मसूरी में एक म्यूज़ियम या संग्रहालय बनाया जाए। महारानी अहिल्याबाई होलकर जी, जिन्हें आज पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से जाना जा रहा है, हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम जो हैं 10 दिवसीय कार्यक्रम है जो पूरे भारतवर्ष में, पूरे उत्तराखंड प्रदेश में हर मंडल में मनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम पिछले 9 महीने से चल रहे हैं। और अहिल्याबाई होलकर जी का पूरा जीवन जो है एक प्रेरणा स्रोत है। कहीं ना कहीं 300 वर्ष पूर्व जो उन्होंने कुर्बानी करी, जो उन्होंने अपने कर्तव्य पालन के लिए, न्याय के लिए, गरीबों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए जो कार्य करे वो सराहनीय है। वहीं न्यायालय के आदेश पर शनिवार को एसडीएम लोहाघाट नीतू जांगड़ ने हथकरघा मेले को लेकर सभी पक्षों की जनसुनवाई की। जनसुनवाई कड़ी सुरक्षा हंगामे के बीच वन पंचायत भवन लोहाघाट में की गई। जनसुनवाई में व्यापार संघ अध्यक्ष मनीष जुकरिया के नेतृत्व में समस्त व्यापारी, जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी, ग्राम पंचायत पाचन पाचनी के जनप्रतिनिधि, ग्रामीण महिलाएं मौजूद रहीं। सभी पक्षों ने हथकरघा मेले को लेकर अपना अपना पक्ष काफी मजबूती के साथ एसडीएम के सम्मुख रखा। व्यापार संघ ने कहा, वह हथकरघा मेले का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन मेले में हथकरघा से संबंधित वस्तुओं की बिक्री हो, न कि
चीनी आइटम, प्लास्टिक व अन्य सामानों की। क्षेत्र में एक ही मैदान है। इस समय मानसून का सीजन, भारत पाक के रिश्ते खराब चल रहे हैं, मगर कुछ भी अप्रत्याशित घटना या दुर्घटना हो जाती है तो हेली सेवा का सहारा लेने के लिए क्षेत्र में कोई दूसरा हेलीपैड तक नहीं। मेले के आयोजन को लेके माननीय जिला जज महोदय द्वारा इनकी सुनवाई के उपरांत निर्णय लिए जाने हेतु आदेशित किया गया था, जिसके क्रम में आज यहाँ जन सुनवाई की गई, जिसमें पाटन पाटनी विभिन्न ग्रामों के लोग और बहुत जनता और साथ ही शहरी क्षेत्र से काफी लोग उपस्थित हुए। ताज मोहम्मद जी भी उपस्थित हुए, जिनका सभी का पक्ष सुना गया और ताज मोहम्मद जी ने अपना मौखिक पक्ष रखा है, उनको भी सुना गया। संपूर्ण सुनवाई के उपरांत अब बस डिसीजन लिया जाएगा, जिससे माननीय न्यायालय को अवगत करा दिया। हम ग्राम पंचायत में हमें प्रधान को किस लिए बनाया जाता है, समझ नहीं आ रहा मुझे। जब उन्हीं को निर्णय बाहर से निर्णय ले, हम अपनी पंचायत में निर्णय नहीं ले सकते तो प्रधान को हमें छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या फायदा, जब बाहर वालों से निर्णय ले सकते, हम अपनी पंचायत में निर्णय ले सकते तो हमें कोई अधिकार नहीं है, तो हमें इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगी। तो मतलब प्रशासन से ये कहना चाहूंगी कि ये पंचायती राज एक्ट में भी है कि पंचायत अपने ग्राम पंचायत में निर्णय लेने का अधिकार है उसको, और ये बाहर वाले किस अधिकार से हमें रोक रहे हैं। एसडीएम महोदय और अन्य अधिकारी सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, जिन्होंने सभी के पक्ष जानने चाहे, जिन्होंने गांव वालों का भी जाना, जिन्होंने व्यापार संघ का भी जाना, जिन्होंने जो आयोजन करता है उनका भी जाना। सभी पक्षों को जान के बारे में बात करते हुए हम लोगों ने बड़े शालीनता पूर्वक एक अपने बयान दर्ज करवाए। ये एक बेसिकली एक चर्चा का भी रूप इसको मिल गया था, तो इसमें इन लोगों ने जो भी निर्णय मैडम लेंगे हम लोग उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ महोदय, ये व्यापारियों का विरोध नहीं होना चाहिए। अगर मेला ताज मोहम्मद अगर गलत लगा रहा है तो उसके कागजों की, उसके माल की जांच हो। अगर माल सही होते तो ये किसी प्रकार से नहीं रुकना चाहिए। हम चाहे यहाँ से कहीं भी जाना होगा, हम जाने को तैयार रहेंगे। व्यापारी ने अपनी बात को रखा। उनका ये कहना था कि भाई जो यहाँ पर हथकरघा के नाम पर जो कोल्ड को भी गुमराह किया गया है कि हथकरघा के नाम पर, और यहाँ प्रदर्शनी लगाई जाती है और चीज की, इससे पहले भी कहा गया था। हाँ, अगर हथकरघे का प्रदर्शनी लगाई जाती है तो मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ का उद्योग विभाग, हथकरघा विभाग भी इसमें शामिल रहे, वो इनके शिल्पी कार्ड चेक करें। अगर ये वास्तव में हाथ से बनी हुई चीजें यहाँ पर बेच रहे हैं तो व्यापार संघ इसका समर्थन करेगा, न कि विरोध करेगा। डोईवाला सरस्वती शिशु मंदिर दावड़ा भोगपुर को जिलाधिकारी सविन बंसल ने शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बस भेंट की, जिससे बच्चों को आने जाने की सुविधा मिलेगी। इस दौरान तमाम बच्चों को पहनने के लिए जूते भी उपहार में दिए गए। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है, जो भी सुख सुविधाएं, पानी, पार्क, बस जैसी आवश्यक चीजें बच्चों को स्कूलों में मिलनी चाहिए, उसके लिए सरकार हमेशा कार्य करती रहेगी। वहीं युवा नेता कार्यक्रम संयोजक हिमांशु चमोली ने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर में बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। इसमें सभी श्रेणी के बच्चे यहाँ पर आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं और भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराया जाता है। सरस्वती शिशु मंदिर संस्थाएं हमारे बच्चों को एक उचित आकार प्रदान कर रहे हैं और जो नेशन बिल्डिंग में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर हमारे सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। तो ऐसी संस्थाओं से जब कोई डिमांड्स आती हैं और जेन्युइन डिमांड्स आती हैं, जैसे आज इसी स्कूल की थी कि बहुत सारे बच्चे दूसरे क्षेत्रों से आते हैं और उनको एक मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की कमी महसूस हो रही थी, और यहाँ के क्षेत्रीय अधिकारीगण, क्षेत्रीय हमारे कार्यकर्ता और अभिभावकों की तरफ से निरंतर ये प्रॉब्लम्स रेज कर रहे थे। तो CSR फंडिंग करवाते हुए यहाँ पर आज अवेलेबल करवाई गई है बस। जिला अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों एक मध्यम परिवार से आते हैं और दोनों को मध्यम परिवारों की दर्द का पता है कि किस तरीके से उन परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, किस तरीके से उन परिवारों के बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है, उनकी फीस का किस तरीके से उनके माँ बाप मतलब उनकी फीस को जोड़ते हैं। तो उसे देखते हुए उन्होंने पूरे स्कूलों में शिक्षा के लिए बहुत अच्छा कार्य वो लोग कर रहे हैं। तो मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आगे भी आप लोगों का ऐसा ही सारे स्कूलों को और सारे शिक्षा के जो संस्थान हैं उन्हें ऐसा सहयोग मिलता रहे। कालूवाला में स्वीकृत खनन लॉट के विरोध में क्षेत्र के ग्रामीण और किसानों ने तहसील परिसर में जोरदार नारेबाजी की, साथ ही विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि नदी में खनन कार्य का असर
क्षेत्र की कृषि पर पड़ेगा। खनन होने से सिंचाई व्यवस्था बाधित होगी। कालूवाला और माजरी ग्रांड आदि ग्राम पंचायतों के तमाम किसान तहसील मुख्यालय पहुंचे और खनन लॉज के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष धवल सिंह भंडारी ने कहा कि स्वीकृत खनन से क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था बड़े पैमाने पर प्रभावित होगी, जिसका खामियाजा क्षेत्र के हजारों किसानों को भुगतना होगा। माजरी ग्राउंड के ग्राम प्रधान अनिल पाल ने कहा कि खनन स्वीकृत लॉट के लिए किसानों का पक्ष नहीं सुना गया, जिससे किसानों में आक्रोश है। पिछली बार भी 5 साल के लिए 2011 से 16 तक वन विकास निगम ने खनन किया है उस नदी में। उसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। उसका खामियाजा हम कैसे भुगत रहे हैं? नदी का तल नीचे चला गया, नहरों के हेड ऊपर रह गए। नहरों में पानी चढ़ाना ही अपने आप में एक महाभारत हो गई हम लोगों के लिए। नहरों में पानी की मात्रा बहुत कम हो गई है, खेती बंजर पड़ने की उस पर आ गई है। अब अगर वहाँ पर दोबारा खनन हुआ तो वो खेती बर्बाद हो जाएगी, ये बात तय है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, धरातल पे विरोध करेंगे, न्यायालय में विरोध करेंगे, सब जगह विरोध करेंगे। उपजिलाधिकारी महोदय डोयाला को जो है एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें काफ़ी सारे किसान आए थे, गाँव में भी काफ़ी एकत्रित हुए थे। तो उसमें जो है आज मैडम को ज्ञापन किया गया, जिसमें जो है मौखिक रूप से बताया भी गया कि अगर ये पट्टा चलाया गया तो वहाँ पर जो है किसान लोग मजबूर होंगे और धरने पर वहाँ प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद अंतर्गत रामनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शनिवार को एक बुजुर्ग महिला ने कोसी बैराज से पानी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना के वक्त मौके पर पुलिसकर्मी तैनात थे, जिन्होंने महिला को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह खुद को पानी में झोंकने पर अड़ी रही। हालांकि समय रहते पुलिस और स्थानीय लोगों की सतर्कता से महिला को पानी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उसकी जान बचा ली गई। घटना के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस ने महिला को चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। देखिए, आज दोपहर में एक बुजुर्ग महिला का कोसी बैराज के पास पैर फिसल गया था, जिस कारण वो नदी में चली गई थी, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल दिया था और परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। उत्तराखंड में इस बार मानसून 4-5 दिन पहले ही आ जाएगा। 10 जून के बाद प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। वहीं इस बार पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा बारिश के साथ ही नुकसान होने की आशंका भी है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आज मौसम बदला रहेगा। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगले 5 जून तक मौसम का मिजाज बदला रहने की आसार हैं। पिछले 2-3 दिनों से देहरादून में मौसम का मिजाज अचानक बदल रहा है। कभी तड़के से ही बारिश शुरू हो रही है, तो कभी चटक धूप खिलने के बाद शाम के समय अचानक बादल घिर रहे हैं और तेज बौछारें पड़ रही हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।